इजराइल अमेरिका ईरान के इस महायुद्ध पर लगातार इंडिया टीवी की कवरेज जारी है। बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। गल्फ देशों पर 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। 1140 ड्रोन से ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया है। तो गल्फ कंट्रीज को लगातार अपना निशाना ईरान बना रहा है। वहां पर जो भी यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, यूएस एम्बेसीज हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ये वॉर अब और ज्यादा तेज होता जा रहा है। पहले ये वॉर सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित था, लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किए, अब ईरान लगातार पिछले 4 दिन से अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज पर, जिसमें यूएई, सऊदी, रियाद, जॉर्डन, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जहां पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं। एक बेहद चिंता का विषय भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए है, जिसमें भारतीय रह रहे हैं, जिसमें वो लोग रह रहे हैं जो कि अलग अलग नेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि इन गल्फ कंट्रीज के नहीं है और यूएस के खास तौर पर नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने यूएई को एक बार फिर से निशाना बनाया है। ईरान ने दुबई में यूएस मिलिट्री ठिकाने पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शायद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद हैं। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए ये निशाना साधा था, जहां पर हमले के बाद आग लगने की भी खबर। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला है कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली थी, वहां पर ऑफिशियल्स कोई भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि बार बार यूएस एम्बेसीज पर अटैक हो रहे हैं, यूएस मिलिट्री बेसिस पर अटैक हो रहे हैं। ऐसे में एम्बेसीज को पहले ही खाली कर दिया गया, उन बिल्डिंग्स को खाली कर दिया गया जिन पर अटैक होने की आशंका। तो अंशु जी, जिस तरीके से ये अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान अकेला, ईरान के साथ इजराइल, माफ कीजिएगा, इजराइल विल विन सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आ रहा है। आपको लग रहा है कि क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल के साथ अब फ्रांस भी आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक विन विन सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इजराइल जो अचीव करना चाहता था उसको अमेरिका का साथ भी मिल गया, बाकी कंट्रीज का भी साथ मिल गया। ईरान पर अटैक करना एक तरह से पश्चिम एशिया में इजराइल को सुरक्षित करते हुए, यहाँ जो ये हूती, हिजबुल्लाह, हमास, लेबनान, सीरिया, ईरान जैसे देश लगातार इजराइल को चुनौती देते थे, उनको अमेरिका का ये संदेश देना भी था कि यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और खामेनेई को बिना बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे जिस तरह से एलिमिनेट करवाया गया है, वो इस बात का भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आज की जो दुनिया है उसमें जो युद्ध है उनका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। ईरान अपनी तरफ से जवाबी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें, अच्छा वो हॉरिजॉन्टली फैलाता जा रहा है युद्ध को, क्यों फैलाता जा रहा है? उसको पता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रशिया, चाइना कभी डायरेक्टली आकर के उसके साथ नहीं खड़े होंगे। तब भी आप देखिए साइप्रस तक पहुंच गया। पश्चिम एशिया के अलावा अमेरिका तो जुड़ा हुआ था ही, आप देखिए युद्ध को यूरोप तक पहुंचा दिया है ईरान ने। तो इसके पीछे के कारण है, वो चाह रहा है कि युद्ध की जद बढ़े ताकि इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ें, क्योंकि तब क्या होगा ना, खाड़ी देश के अलावा यूरोप के जो देश हैं वो कहेंगे कि भैया इस युद्ध को रोको, इसको अब हम बढ़ाना नहीं चाहते, रिफ्यूजी का संकट पैदा होगा जो यूरोप की तरफ बढ़ेंगे। पर हाँ, लॉन्ग रन में इजराइल और अमेरिका, मैं फिर इस बात को दावे के साथ कह रही हूं, बिना ईरान में अपने मनपसंद रिजीम को एस्टेब्लिश किए बाहर नहीं निकलने वाले, क्योंकि अब बात वहां पे सामरिक उद्देश्यों की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ऑयल एंड गैस को कंट्रोल करने की है, रिजीम कंट्रोल से ही ये हो पाएगा। संजीव जी, अभी परमाणु केंद्र पर जो निशाना बनाया, वहां पर अटैक हुआ, उसके पास अटैक हुआ, तो जो टारगेट है वो तो यही है कि उनके परमाणु केंद्रों को नष्ट किया जाए, जो न्यूक्लियर साइट्स डेवलप हो रही है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल रेडी हो रहा है, उनको नष्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं अचीव हुआ है ये टारगेट, जिस टारगेट को लेकर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, अमेरिका अटैक कर रहा है, या अभी ये टारगेट अचीव होना बाकी? सही, अगर आपको ध्यान हो तो जब इन्होंने सद्दाम हुसैन पे अटैक किया था तो उन्होंने बोला था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कई साल बाद निकल के आया कि कुछ नहीं है। ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग है वो काफ़ी हद तक इन्होंने 2024 और 25 के अटैक्स में उसको, बट कहीं मैं पढ़ रहा था कि इन सब से पहले ईरान ने अपना जो फिसाइल मटेरियल है उसको अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट करके टनल्स के तहत कहीं सेफ जगह पे रखा हुआ है, जो भी उनका न्यूक्लियर मटेरियल है। अब कितना डैमेज हुआ है वो आईएई के रिपोर्ट्स के हिसाब से क्या आता है, क्योंकि ये जो भी वेस्टर्न रिपोर्ट्स निकलती हैं ये कहीं ना कहीं बायस्ड होती हैं, इनमें करेक्ट चीज़ें कभी निकल के आती नहीं हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जानने के लिए कि वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। बट एक चीज़ श्योर है कि ईरान के पास स्टॉक पाइल्स है ऑफ मिसाइल्स, हाई एंड मिसाइल्स एंड वंडरफुल मिसाइल्स
जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड पर जाती हैं और जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है और जो कि अंत में टारगेट के पास जाके मैनूवर कर सकती हैं। इस तरह की मिसाइल्स उन्होंने अभी छुपा के रखी हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें 17 देशों को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है पिछले 2.5 दिन में। तो इंटरनेशनल प्रेशर के अलावा ये चाहते हैं कि ये जो बाकी देश हैं वो भी उसमें आएँ एंड उसके कारण इनको लेजिटिमेट रीजन मिले वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो इजराइल और अमेरिका पर क्रिएट हो। बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईरान ने कतर में भी जबरदस्त अटैक किया है। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक कतर ने कुल 104 मिसाइलों में से 101 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया है। इसके साथ ही 39 ड्रोनों में से 24 को भी नष्ट कर दिया गया और 2 ईरानी Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। तो कतर भी अपने डिफेंस में लगातार जो ड्रोन जो मिसाइल्स अटैक उसकी तरफ किए जा रहे हैं उनको अब इंटरसेप्ट कर रहा है। 2 Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी कतर की तरफ से मार गिराया है। 104 मिसाइलों में से 101 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। महज 3 मिसाइलें हैं जो कतर में अलग अलग जगहों पर गिरी हैं, लेकिन जिस तरीके से अटैक गल्फ कंट्रीज पर हो रहे हैं ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है। त्रिपाठी जी, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका पर किसी तरीके का दबाव गल्फ कंट्रीज की तरफ से या बाकी जो देशों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उनकी तरफ से बनाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो 20% ऑयल जो वहां से निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा, ऑयल के रेट्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा नेचुरल गैसेज हैं उनके रेट्स तो हमने देखा कि यूरोप कंट्रीज में तो बढ़ ही गए। देखिए, ऑयल के तो रेट बढ़ ही गए हैं। अभी आज का रेट आप देखिए तो ब्रेंट ऑयल जो है वो $72 से ऊपर जा रहा है, WTI ऑयल भी ऊपर जा रहा है। तो इस सब के वजह से वहाँ की इकोनॉमी को तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि अगर आपके पास तेल है, एक तो जो तेल है उसके भंडार को ईरान नष्ट कर रहा है, जैसे आरामको का रिफाइनरी आपने देखा और भी कई जगह ईरान ने नष्ट किया। तो तेल एक आपके पास तेल का जो वो है रिजर्वायर वो डिप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ आगे आप तेल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर दिया गया है। तो ऐसी हालत में दबाव तो इजराइल और उस पर पड़ेगा ही, इजराइल और अमेरिका पर भी। लेकिन क्या ये जल्दी भारत पर भी पहुंच सकता है? इतनी जल्दी भारत की कुछ चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि भारत के पास अभी जो रिजर्व है वो 86 दिनों के लिए 86 दिनों के लिए सफिशिएंट है। और 86 दिनों से पहले ही मेरे ख्याल से 1 आध महीने में इसका कोई निर्णायक मोड़ पर ये युद्ध पहुंच जाएगा। और भारत वैसे भी अब ये लोग इधर बिजी हैं, तो भारत रूस से व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर से भारत तेल फिर से मंगा सकता है, मंगा ही रहा, अभी हमने पूरा बंद नहीं किया है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम अपने ऑयल रिजर्व्स को इतना डिप्लीट न होने दें। तो निकट भविष्य में हमें कोई चिंता करने की बात नहीं, लेकिन अगर ये ज़्यादा दूर तक चला तो समस्या हमारे लिए भी हो सकती है। ज्यादा दिन तक तो चल भी सकता है, क्योंकि कह तो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की 4 से 5 महीनों के लिए तो चलेगा ही, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है अंशु जी। ये तो लग रहा है कि लंबा युद्ध होगा, क्योंकि ट्रंप ने का एक बयान भी मैं पढ़ रही थी, कह रहे थे कि बिगेस्ट सरप्राइज है कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक कर दिया। ईरान अरब कंट्रीज जो उनके रीजन में है उन पर अटैक कर रही है, उनको इन्वॉल्व कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को किसी भी तरीके का ऐसा अंदेशा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। गल्फ कंट्रीज को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इसीलिए भी कर लिया है कि वहां पर एक तो यूएस मिलिट्री बेसिस है, यूएस एम्बेसीज है, और दूसरी तरफ प्रेशर क्रिएट करने के। बिल्कुल, अब एक एक कदम कैलकुलेट करके क्या आगे हो सकता है बहुत प्रिसाइजली। इजराइल जैसे देश जिसके पास मोसाद है, अमेरिका जैसा देश जिसके पास विश्व की सर्वोत्कृष्ट सैन्य क्षमताएं हैं, कूटनीतिक क्षमताएं हैं, तो उनसे ये हम नहीं उम्मीद कर सकते ना कि उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा। भाई 19 बेसेस हैं ईरान के आसपास इन तमाम खाड़ी देशों में, और इन पर अटैक पिछली बार भी हमने देखा था कि कतर के यूएस बेस पे अटैक किया था ईरान ने, पर तब प्रॉक्सीज ज्यादा अटैक की थी और युद्ध भी 12 दिन का चला था और उद्देश्य भी अलग था। लेकिन इस बार तो एक ऑल आउट वॉर में जाना ही पड़ा ईरान को, क्योंकि खामेनेई एलिमिनेट हो गए थे। अच्छा, एक बिंदु मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, हम लगातार ये भी चर्चा कर रहे हैं कि रशिया और चीन से क्या कोई सहायता अब मिल सकती है। तो एक बिंदु मेरे ध्यान में आता है, पाकिस्तान और ईरान के बीच की जो सीमा है और जिस तरह से ग्वादर में या पूरे खैबर पख्तूनवा या बलूचिस्तान में जाकर के चीन बैठा हुआ है, वहां से बहुत संभव है कि यदि आगे किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो वाया पाकिस्तान चीन किसी प्रकार की मदद पहुंचा सकता है ईरान को, और ईरान को शायद हो सकता है ये कैलकुलेटेड हो। लेकिन बाकी की जो हम स्थितियां देख रहे हैं, यूएस और इजराइल, फिर कहूंगी सब कुछ कैलकुलेट करके सब कुछ कैलकुलेटिव था, सारी जानकारी थी, और यही वजह है कि सरप्राइज तो कुछ भी यहाँ पर नहीं था।
बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एयर फ्रांस ने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। जो बेरूत इजराइल की तरफ उड़ान जाने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया है। वहीं दुबई रियाद के लिए भी जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया है। एक और बड़ी खबर, तेहरान में कई बड़े धमाके हो रहे हैं। तेहरान में हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। लगातार इजराइल अमेरिका के अटैक्स चल रहे हैं। तेहरान में हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक मिसाइल, ड्रोन, अलग अलग तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं। जहां जहां पर भी अंदेशा है तेहरान में, चाहे वो उनके ऑफिशियल्स हो, उनके लीडर्स हो या फिर उनके मिलिट्री बेसेस हो, उनको तबाह करने के लिए तेहरान में कई जगह पर धमाके हो रहे हैं। और फ्रांस ने भी अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। जो दुबई रियाद की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स थी, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर एंटर, ऐसे एयर स्पेस में एंटर ना करें जहां पर ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां पर एयर स्पेस में फ्लाइट्स को नुकसान हो सकता है। संजीव जी, अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत तक, अभी कहें ये क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है ये वॉर, कितना प्रतिशत नुकसान जो इजराइल और अमेरिका ईरान को पहुंचाना चाहते थे उतना अपना टारगेट अचीव कर लिया, और अभी कितना और बाकी है? क्योंकि ईरान चुप होने वाला तो बिल्कुल नहीं। ऐसा अंदेशा लगाना कितने परसेंट है ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पार्ट्स में आ रही हैं। जो मिडल ईस्ट से स्टोरीज आ रही हैं वो अलग हैं, जो यूरोप से आ रही हैं वो अलग हैं, जो अमेरिका से आ रही हैं वो अलग हैं। और ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है सोर्स जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। बट दो तीन चीज़ें बहुत श्योर हैं कि इनकी जो एयर डिफेंस है वो बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है। क्योंकि मैं कल देख रहा था वीडियोस, जो A-10s हैं, जो पुराने जहाज हैं अमेरिका के, वो फ्रीली ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। इट मीन्स जो उनके पास जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं उनके ईरानियन सोल्जर्स के पास, उसके एनवेलप के ऊपर ये जहाज उड़ रहे हैं एंड सर्च एंड स्ट्राइक कर रहे हैं। जो मतलब उनको इतनी फ्रीडम है उस एयर स्पेस पे घूमने की कि उनके पास बहुत टाइम है खोज के स्ट्राइक करने के लिए। तो ये कहीं दर्शाता है कि उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो S-300s हैं जो रूस ने दिए हैं, या चाइनीज़ HQ-9, HQ-16 जो इनके पास रेडार्स हैं उनको नष्ट किया है। तो अब जो वॉरफेयर आ जाएगा वो मोर एंड मोर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पे रहेगा, जिनकी इन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स, अंडरग्राउंड टनल्स, एंड जैसा कि फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे भी मैं पढ़ रहा था, इनके पास सुसाइड बोट्स हैं जिनके अंदर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये लॉन्च करके टॉर्पीडोज टाइप ये शिप्स को और ऑयल अपने स्टोरेज को नष्ट कर सकते हैं। और ये उस स्टेज के लिए रखा है इन्होंने कि जब व्हेन दे आर टोटली पुश टू द वॉल तो वो ये इस तरह के कदम उठा सकते हैं। एंड आई एम श्योर वॉर गेमिंग में जब इन्होंने अटैक करने से पहले ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे, तो उसमें इसके ऊपर भी प्लान किए होंगे। संजीव जी, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑन ग्राउंड पे हम अपनी फोर्स को उतार लेंगे, लेकिन इतना आसान है क्या अपनी फोर्स को ऑन ग्राउंड उतारना? क्योंकि जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है ऐसे में अमेरिकी सैनिकों के लिए भी खतरे का विषय है, और जिस तरीके से अभी 6 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई है, तो क्या इतना आसान है अमेरिका के लिए अपनी फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतारना? जब वो 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के गए थे, मुझे डेट भी याद है 15 अगस्त को, जब वो अफगानिस्तान उन्होंने से इवैक्यूएशन ली थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने सोल्जर्स अभी दोबारा किसी और देश में नहीं भेजेंगे। बट राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, और ये अब जब वो फील करते हैं कि रिजीम चेंज जब इनके सुप्रीम लीडर को हटाने से नहीं चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं उसमें कि एक दस्ता भेजा जाए जो कि सर्टन एरिया टेक ओवर कर ले, और इनका जो मन पसंदीदा लीडर है उसको इंस्टॉल किया जाए और एक इंटरिम गवर्नमेंट की जाए। ऐसी ऑप्शंस पे बात कर रहे होंगे, और शायद यही कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं अपने सोल्जर्स को सोच रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बड़ी खबर है, यरूशलेम में फिर से सायरन बजे गए। यरूशलेम में मिसाइल हमले का खतरा है, जिसकी वजह से जंगी सायरन लगातार बज रहे हैं। तो एक के बाद एक मिसाइल्स के जो अटैक हो रहे हैं, उसके बाद यरूशलेम में फिर से सायरन बजने शुरू हो गए हैं। तो जहां जहां पर भी युद्ध का खतरा बना हुआ है, वहां पर लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम में एक बार फिर से सायरन बजने शुरू हो गए हैं। मिसाइल का अटैक किसी भी वक्त हो सकता है।
इसीलिए वहां पर सायरन बज रहे हैं ताकि लोगों से कहा जाए लोग बंकर्स में चले जाएं, पनाह ले लें, ताकि ये जो मिसाइल हमले का खतरा बना हुआ है यरूशलेम में वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। त्रिपाठी जी, अभी जिस तरीके से ये पूरा युद्ध तो चल रहा है, लेकिन इसमें नुकसान जाहिर तौर पर जनता का भी हो रहा है। जैसे हम देख रहे थे अलग अलग जगह पर एम्बेसीज को तो निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो इंटरसेप्ट होकर मिसाइल्स कहीं ना कहीं गिर रही हैं वो शायद सिविलियन एरियाज में भी गिर सकती हैं, और कहीं ना कहीं से कैजुअलिटीज की खबर भी आई है। जैसे ईरान में हमने देखा कि 160 बच्चियों की मौत हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर वहीं आप निशाना बना सकते हैं, तो सिविलियंस को भी नुकसान तो हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो ईरान है वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर भी दिखा रहा है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए इतनी कब्रें हैं, इतनी कब्रों में हमारी बच्चियों को मारा गया है। तो आप तो खामेनेई कब से बदला लेना चाहते थे, आप तो ईरान के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करना चाहते थे, फिर उसमें सिविलियंस कहां से आ गए? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि युद्ध का अलिखित नियम आज भी है कि आप मिलिट्री अगेंस्ट मिलिट्री रहिए, आप युद्ध में सिविलियन सोसाइटी को ना इन्वॉल्व करें, ना उनके ऊपर आक्रमण करें। और इसके साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि कोलेटरल डैमेज के तौर पे सिविलियन मौतें तो होती हैं, दुखद हैं, लेकिन ये होती हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वॉरफेयर जो है, देखिए आपको याद होगा अगर कि यूक्रेन के युद्ध में बार बार रूस ने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन की आर्मी जो है अस्पतालों में, अस्पतालों के पीछे, अस्पतालों में और स्कूलों में और कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आर्मीज ऐसा करती हैं कि ये दिखा के कि भाई ये तो सिविलियन है, ये तो रेजिडेंशियल है, इसमें हमला नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे देश को, जब दुश्मन देश को ये पता होता कि हाँ इसमें ये है, तो वो वहाँ भी हमला करते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ मान लिया नहीं भी है, उन्होंने हमला कर दिया, कोलेटरल डैमेज कर दिया, तो भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें तो आर्मी छुपी हुई थी, आर्मी का साजो सामान रखा हुआ था। तो ये तो होगा, नागरिकों की तो मौत होगी। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें सिर्फ सेना के जवान नहीं मरते, कुछ नागरिक मरते ही हैं, उनकी क्षति, जनधन की क्षति होती है। आपने देखा पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर पे जब गोलियां चलती हैं तो नागरिकों की मौत हो जाती है। सर, इससे बार बार ये तो कहा जाएगा ना कि जिनेवा ट्रीटी का आपने उल्लंघन किया है, और अगर आपका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग था तो मिनाब में स्कूल पे कैसे अटैक हो गया? नहीं तो देखिए, यही वो कहते हैं ना, वो कहेंगे, हर पक्ष ये कहेगा कि जिनेवा ट्रीटी के हिसाब से नागरिकों पे नहीं हमला होना चाहिए, लेकिन उसी के हिसाब से सैनिकों को नागरिकों के रेजिडेंशियल एरिया में या स्कूल में, अस्पताल में छुप करके मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो वो तो ये कहेंगे कि साहब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे रेजिडेंशियल या सिविलियन प्लेसेस की आड़ में, इसलिए हमने किया। तो ये चलता रहेगा। इसको प्रूव करने का कोई ऐसा साधन अभी नहीं है। जब तक कि युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक ये पता नहीं चलेगा। संजीव जी, जो खतरा है वो 17 देशों तक बढ़ गया है। जैसे भी आप कह रहे थे कि 17 कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसमें फ्रांस को भी लेकर खबर आ रही है कि फ्रांस ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये साइप्रस तक तो गया ही, इसके साथ साथ बाकी यूरोप कंट्रीज तक भी ये फैल सकता है। यूरोप कंट्रीज का सीधे भी कूद सकती हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपने मिलिट्री बेसिस को प्रोवाइड कर रही हैं ताकि इजराइल या अमेरिका की तरफ से वहां से अटैक किया जा सके। लेकिन क्या ये संभावना है कि अगले कुछ दिन तक, कुछ महीनों में अगर ये वॉर चलता रहता है तो ये यूरोपियन कंट्रीज सीधे भी इस युद्ध में उतर सकते हैं? यूरोप पे इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव है, कारण कि एक तरफ से तो अमेरिका ने अपना हाथ उठा लिया उनके ऊपर, जो भी आज तक जिस चीज़ की वो प्रोटेक्शन, एंड दूसरा गल्फ स्टेट्स जिनको अमेरिका ने बोला था कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे को एयरबेस दे दीजिए, आपके ऊपर कुछ भी आंच नहीं आएगी। अब वो देश भी महसूस कर रहे हैं कि जो ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आ रहे हैं उनसे उनके देश पे अटैक्स हो रहे हैं, और कुछ हद तक वो नाकाम भी हो रहे हैं उनको रोकने में। तो ये प्रेशर एक अपनी जगह है गल्फ स्टेट्स में। यूरोप इस वक्त दुविधा में है कि वो किस हद तक अमेरिका की मदद करे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, मैं आपको सैन्य शक्ति, मैं आप पे टैरिफ्स लगाऊंगा, और जो पुरानी हमारी संधियां हुई हैं उसका कोई खास मान्य नहीं है। और दूसरी तरफ उनको कह रहा है कि जैसे आप पास्ट में हमारी मदद करते आए हैं ऐसे ही इस युद्ध में भी कीजिए।
तो इस समय मेरी समझ से यूरोप में मंथन चल रहा होगा कि किस हद तक हम अमेरिका की मदद करें। बट एक चीज़ श्योर है कि ये समय आ गया है चीन को अपना अस्तित्व दिखाने का। दुनिया चीन को नंबर 2 पावर कहती है और चीन ने नीदर सीरिया में कुछ खास किया, ना अफ्रीका में, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो सूडान हो, या उन्होंने वेनेजुएला में कुछ किया, जो कि दुनिया को दर्शाता है कि जब वो जाते हैं उस देश में और आश्वासन देते हैं चीन कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जब स्थिति पलटने लगती है तो वो कितनी मदद करते हैं। ये अब ईरान को देखना पड़ेगा। और ईरान इस वक्त ऐसी स्टेज में है कि रूस को यूक्रेन में बंधा हुआ है, वो अपने युद्ध में लगा हुआ है, और ईरान इस वक्त चीन की तरफ देख रहा होगा कि हम अपने रिसोर्सेज जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं और आप हमारी कितनी जल्दी से भरपाई कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से आए, चाहे वो चीन से आए, बट जो मिसाइल्स हैं उसकी पूर्ति के लिए वो करेगा। और ऑयल को, एनर्जी को एज ए लीवरेज यूज करेगा, क्योंकि दुनिया भर में ये एक चाबी है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, उसकी ताले की चाबी ईरान के पास है। बिल्कुल, एक ब्रेकिंग आउट करते हैं। लेबनान सीमा पर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज आ गई है। लेबनान के साउथ बॉर्डर पर ये पहुंच गई हैं और इजरायली आर्मी कई हफ्तों तक कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायली सेना का कहना है, तो कई हफ्तों तक कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायली सेना आगे युद्ध अगर बढ़ता है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और लेबनान सीमा पर इजराइल की जो फोर्सेस है वो ग्राउंड पर पहुंच गई है। सर, लेबनान की एंट्री हिजबुल्लाह के थ्रू हो जाती है। लेबनान अपने आप को त्रिपाठी जी अलग कर लेता है, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है, हमास तो अभी तक फिलहाल चुप बैठा है। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स इस युद्ध में घुस गए हैं, क्योंकि इजराइल का बॉर्डर भी लगता है लेबनान के साथ, तो जाहिर तौर पर खतरा तो है ही इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह भी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब इजराइल और लेबनान का युद्ध हो रहा था हिजबुल्लाह का, तब भी इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुसी थी। लेबनान में स्थिति बड़ी विचित्र है। वहाँ जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, बहुत ही कमज़ोर है और उसका देश के ऊपर कोई प्रभाव इतना है नहीं जितना हिजबुल्लाह का है। तो ईरानी सेना वहाँ घुस के हिजबुल्लाह को मारेगी। हिजबुल्लाह पंगु हो ही चुका है और अब हिजबुल्लाह को न चीन, न रूस, न ईरान से कोई सहायता मिल सकने की उम्मीद है। जितना उनके पास जखीरा है उसी में उनको काम चलाना है। उसी में काम चलाना है। कितनी देर तक ये चल पाएगा ये भी देखना होगा। तो लगातार महायुद्ध पर ये इंडिया टीवी की कवरेज जारी है। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, त्रिपाठी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।